तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। 2005 में सभी यूएन के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं यूएन की एनिवर्सरी को मनाने के लिए। 1945 से लेकर 2005 तक यूएन को बने हुए इतने साल हो गए थे, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं और उन्होंने बताते हैं उसमें कि हम आने वाले टाइम में यूएन को ज़्यादा रेलेवेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके पावर्स के अंदर, उसके काम करने के तरीके के अंदर कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं। कैसा? पहला चेंज, एक मिनट, पहला चेंज कि हम कल भी वो पीस बिल्डिंग का काम करता था यूएन, आज भी वो पीस बिल्डिंग का काम कर रहा है और कल भी वो पीस बिल्डिंग का काम करेगा। सो क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। दूसरा, acceptance of a responsibility of the international community in case of failures of national government to protect their system from atrocities। देखो कह ये रहे हैं कल को क्या जो कल हुआ था उसी के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब आपको सबको पता है इराक के अंदर लीडर कौन था? सद्दाम हुसैन। हमने पढ़ा था कि सद्दाम हुसैन जो है अपने ही लोगों के ऊपर कितनी एट्रोसिटीज़ करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कल को अगर ऐसा कोई सद्दाम हुसैन की तरह कोई रूलर ना आ जाए, जो अपने ही ऐसा प्रेसिडेंट ना आ जाए जो अपने ही जनता के ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बाकी सारी कंट्रीज़, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम वैसे रूलर को मज़ा चुकाओ, ठीक है, सद्दाम हुसैन के जैसे रूलर को मज़ा चुकाओ और वहाँ के सिटीजन्स, आम जनता को बचाओ, ठीक है, उनको एट्रोसिटी से प्रोटेक्ट करो। मतलब कि नेशन स्टेट्स, यूएन की जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये मैसेज है कि इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी, your duty, nation states, your duty is not only to protect the rights and liberties of your own citizens, but it is also your duty to protect the rights and privileges of the citizens of another nations also। अपने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी की ड्यूटी है ही है कि वो इंडियंस के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करे, पर उनके साथ में ये भी ड्यूटी है कि वो बाकी नेशंस के सिटीजन्स के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को भी प्रोटेक्ट करें। अगर कल को हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर कोई सद्दाम हुसैन जैसा रूलर आ जाता है, तो नरेंद्र मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जाके उन सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करें। समझ लो, एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाना, थर्ड ऑब्जेक्टिव, ये आने वाले टाइम में पढ़ेंगे क्या ये ह्यूमन राइट काउंसिल। अभी के लिए यही सोच लो कि जो लोगों की राइट्स का प्रोटेक्शन का काम करेगी। आगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक एग्रीमेंट होगा, वो बढ़ाऊंगी अभी। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, हम एक ऐसे नाम का फंड बना देंगे। फोर्थ, आखिरी पॉइंट ये है कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट अब साइन करने वाले हैं जिसपे ट्रस्टीशिप काउंसिल जो इस टाइम इनएक्टिव है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था कि टू प्रोवाइड लिबरेशन और टू मेक अ रोड मैप फॉर ऑल दोज कंट्रीज हु आर स्टिल अंडर द कॉलोनियल पावर। अब कोई भी कंट्री इज नॉट अंडर द कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया। अगर अब कॉलोनियलिज्म ही नहीं रहा, सभी कंट्रीज आज़ाद है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एग्रीमेंट ये बनाया गया कि हमने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करना है कि जिसमें हम ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अभी इनएक्टिव है ना, उसको वाइंड अप ही करना है, ख़त्म करना है। मतलब कि 5 ऑर्गन्स रह जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मेन मोटिव यही है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपनिंग इंडियन इकॉनमी या ओपनिंग आर इकॉनमी टू दी अदर नेशंस। मतलब कि अगर मैं बताऊं कि आप बाकी नेशंस को कहो आओ इंडिया में आओ, हमारी कंट्री में आओ, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलो, एमएनसीज खोलो, ठीक है, मीन्स ग्लोबलाइज करना, सभी को अपनी इकॉनमी ओपन करना, ठीक है, ओपन करना, खोलना सभी के लिए, ओके। और तीसरा, हमको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने हैं जो टेररिज्म को ख़त्म करे,
चौथा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऐसा इनिशिएटिव्स जो हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मतलब कि इन चार, ये देखो, मतलब कि इन चार एक्टिविटीज़ पे काम करना है, समझ लो। ये होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो नेक्स्ट, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है हमने पढ़ा। अब हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे। क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस, ये देखो। पहला, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो वो मेथड्स बताएंगी। क्या बताएंगी? मेथड्स, कि ऐसे आप डिस्प्यूट को सॉल्व करो। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शंस इफ रिक्वायर्ड। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लग रहा है कि सद्दाम हुसैन बातों से नहीं माना, सद्दाम यूएन ने बोला था सद्दाम हुसैन को कि तुम कुवैत में जाके इन्वेड ना करो, पर सद्दाम हुसैन तैश में था उस टाइम। सद्दाम हुसैन ने ये बातें नहीं मानी। उसने कहा तुम मुझे यूएन नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर तुमने कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये मदर ऑफ वॉर्स हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर से भी कुछ बड़ा कर दूंगा मैं। तो ठीक है, यूएन ने बोला ये तो रातों का भूत है भाई, बातों से नहीं मारना, यहाँ पे आपको मिलिट्री की ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया? सिक्योरिटी काउंसिल ने परमिशन दे दी किसको? मिलिट्री को, जाके भाई तुम इन्वेड करो और सद्दाम हुसैन की फोर्सेस को मज़ा चका के आओ। समझ गए? एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना सीखो चैप्टर्स को प्लीज़। सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बता दिया मैंने। एंड अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं बाय रिकमेंडिंग टू दी जनरल असेंबली। कैसे करते हैं? वो ये बंदे का नाम लिख लेते हैं और ये चीज़ किसको रिकमेंड करते हैं? जनरल असेंबली को। अब फोर्थ पॉइंट देखो, सिक्योरिटी काउंसिल के पास इतने राइट्स हैं कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। कल को फला कंट्री कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में गुस्सा कर रहा है, भड़क रहा है, बेफालतू में बोल रहा है, तो वो कहते हैं फला कंट्री तुम चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं होगे तो हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब कि फाइन इम्पोज कर देंगे। कितना? $300 मिलियन का, सपोज ऐसा। ठीक है, 4 पॉइंट्स कर लो, यही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 5th को छोड़ दो। समझ गए? अब देखो, अब क्या, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है? अब इंडिया क्या चाहता है यूएन के अंदर, कैसे रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखो, सबसे बड़ी बात है इंडिया बहुत बड़ा सपोर्टर है जो इसी चीज़ को कहता है हाँ भाई यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। और कैसा रिफॉर्म चाहता है वो? बेटा, कंपोजिशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। किसके अंदर रिफॉर्म चाहता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म चाहता है। जनरल असेंबली के अंदर नहीं, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर नहीं, ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर नहीं, ठीक है, या और जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर नहीं रिफॉर्म चाहता। सिर्फ और सिर्फ अगर वो चेंजेस लेके आना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेंजेस लेके आना चाहता है। समझ लो कि वो क्या कहता है? वो ये चाहता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स जो कितने हैं 5, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कितने हैं 10, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए। तो भाई अब उनकी ये बात जो है वो सुनी गई। ठीक है, उनकी ये बात जो है वो सुनी गई। नॉन परमानेंट मेंबर्स की स्ट्रेंथ जो बढ़ा दी गई, 15 कर दी गई। कब? 1965 में। His demand was accept। अब इंडिया की ये डिमांड तो एक्सेप्ट हो गई, नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ गया, वो 15 मेंबर्स हो गए। पर इंडिया ये भी चाहता था कि परमानेंट मेंबर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ा दे, पर वो नहीं बढ़ी। और इंडिया स्ट्रांगली चाहता था कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, पर क्योंकि वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता था टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है,
जो भी क्राइटेरिया सेटअप किए गए थे, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन, ठीक है, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना यूएन के बजट में वो करता था, पॉपुलर स्टेट होनी चाहिए थी, वो थी, है, ठीक है, या वाइड कल्चर होना चाहिए था, वो जितने भी 5 या 6 क्राइटेरिया मैंने आपको बढ़ाए वो सब वो फुलफिल करता था, पर तब भी वो पार्ट ही नहीं बन पा रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। क्यों? ये देखो, अब देखो क्यों। Some countries question India's inclusion as a permanent member in the Security Council. क्यों? कुछ लोग, कुछ कंट्रीज मना कर रही थी कि वो यूएस की जो इंडिया का परमानेंट मेंबर में उसकी सीट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके खराब रिलेशंस है। इंडिया के क्या हैं? इंडिया के खराब रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ के रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और अगर, ठीक है, अब ये देखो, मुझे एक बात समझ नहीं आई, पाकिस्तान के साथ खराब रिलेशंस है, ऐसे तो रशिया के भी तो कई कंट्रीज़ के साथ खराब रिलेशंस हो सकते हैं, क्या यूएस के नहीं थे? यूएस के भी तो अफगानिस्तान के साथ खराब रिलेशंस थे ना, तालिबान अटैक, 9/11 अटैक, यूएस को तो किसी ने नहीं बोला। इंडिया का रिलेशन को क्यों हाईलाइट कर रहे हो भाई कि तुम्हारा पाकिस्तान की रिलेशन खराब है? ऐसा क्यों? इट्स मेयर पॉलिटिक्स। रीज़न वो सिंपली बिहाइंड कि चाइना कभी नहीं चाहता है कि वो एक इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, समझ लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह दो कि अगर इंडिया को पार्ट बना दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल का तो क्या पता पाकिस्तान गुस्से में आके, रंजिश में आके कोई इन परमानेंट मेंबर के साथ अटैक कर दे, ठीक है, परमानेंट मेंबर के ऊपर अटैक कर दे, फ्रांस के ऊपर, यूएस के ऊपर, चाइना के ऊपर या रशिया के ऊपर। देखो चाइना के साथ तो कर ही नहीं सकता क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो भाई भाई हुए ना, समझ ले हो कि उनको अपने ऊपर भी थ्रेट महसूस हो रहा था। और कुछ कंट्रीज ये चाहती थी कि वो इंडिया को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट ना बनाए क्योंकि बाकी इकोनॉमीज, जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये भी मांगने लग जाएगा कि हमें भी दो, ठीक है। बड़े भैया को फ़ोन मिलते हैं, छोटे भैया नहीं मांगने लग जाते, छोटा लड़का भी तो मांगने लग जाता है, छोटा भाई, कि नहीं नहीं भैया को फ़ोन मिला, मुझे भी दे, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो वैसे ही तरीके से अगर इसको सीट मिल जाती इंडिया को तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका भी डिमांड करने लग जाते कि हमको सीट दो। फिर फ्रांस एंड यूएसए एडवोकेटेड दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका must be represented for UN Council. They don't have any representation in the present structure. उन्होंने ये बोला, ये कंट्रीज कह रही है फ्रांस और यूएस से कि हमको अफ्रीका और साउथ अमेरिका में से नॉमिनेशंस करनी चाहिए, इन कॉन्टिनेंट्स में से नॉमिनेशन करनी चाहिए, इन कॉन्टिनेंट में से बंदे उठा के यूएन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर्स बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इन कॉन्टिनेंट में से नहीं बिलोंग करते, ठीक है। चाइना एशिया के कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, यूएस से नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, आपका ब्रिटेन यूरोप से करता है, फ्रांस यूरोप से करता है, पर कोई भी इनको तो कर ही नहीं रहा, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। कोई कंट्री, 5 कंट्रीज़ हैं, क्या 5 कंट्रीज़ में से कोई ऐसी कंट्री है जो इन 2 कॉन्टिनेंट से है? नहीं, इन दोनों कॉन्टिनेंट में से कोई भी कंट्री नहीं है। तो अगर आपको नॉमिनेशंस करनी ही है, यूएस और फ्रांस कहती है, तो इनमें से करो। एशिया में से चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से आप रशिया को भी कह दो क्योंकि आधा पार्ट रशिया का एशिया में आता है, आधा यूरोप में जाता है, ठीक है। यूरोप में से फ्रांस कर रहा है, ठीक है, और आप कौन सा कह रहे हो, आपका ब्रिटेन कर रहा है, बट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में से तो कोई भी नहीं कर रहा, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉरी, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूएन की क्या सिचुएशन है इस यूनिपोलर वर्ल्ड में? UN cannot serve as a balance against US dominance। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो UN है ना,
ये एक बैलेंसर की तरह नहीं काम आ पा रहा यूएस की डोमिनेंट पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। अरे सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। यूएन कैसे यूएस डोमिनेंस को कंट्रोल कर सकता है? यूएन का हेडक्वार्टर्स यूएसए में, ठीक है। यूएन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? यूएसए। और वही यूएसए क्या है? परमानेंट मेंबर है। किसका परमानेंट मेंबर है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। कहीं हद तक यूएन इज डिपेंडेंट अपॉन यूएसए, देन हाउ कुड यू से दैट यूएन विल बी एबल टू कंट्रोल यूएसए? नो, यही चीज देखी है, द यूएन कैन नॉट सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस बिकॉज यूएस इज द ओनली सुपर पावर आफ्टर 1991। जो रीजंस मैंने बताए वो तो है ही हैं, ऊपर से अब तो यूएस अकेली सुपर पावर रह गई है 1991 के अंदर, एंड मे इग्नोर एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली मिलिट्री वगैरह, इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। Veto power of US can also stop any move damaging its interest as well as enjoys a considerable say in the choice of Secretary General of UN। सभी को पता है अकेला यूएस ही नहीं एंजॉय करता वीटो पावर, वो पांचों की पांचों कंट्रीज एंजॉय करती है। अगर इनमें से कोई वीटो दिखा देगा तो वो बंदा सेक्रेटरी जनरल नहीं बन पाएगा। रिपीट कर दे बातों को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्पाइट द अबव मेंशन स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज, चाहे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, यूएस of the US, the UN serves as a purpose in bringing the world together and dealing with conflicts and social economic issues। कह ये रहे हैं चाहे यूएस की पोजीशन डोमिनेंट है, चाहे यूएन फेल हो गया है यूएस की डोमिनेंट पोजीशन को कंट्रोल करने में, पर आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि यूएन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, and it tries to bring all the countries together to solve the social and economic issues। Are you getting me? Am I making you clear or not? देखो, UN serves as a purpose in bringing the world together in dealing with conflicts and social and economic issues। I hope I am making you things very much clear। अब बारी है यूएन जनरल सेक्रेटरीज की, ठीक है। ये सभी जनरल सेक्रेटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में पढ़ना है कि कौन से जनरल सेक्रेटरी ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है। देखो, पहले हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट सेक्रेटरी के बारे में, दैट इज टाइगर वरी। ये जो पहले थे ना, पहली बात याद रखना, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस के। समझ के? ये पहली बात। रॉयल एंड फॉरेन मिनिस्टर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो। ये वर्क फॉर द सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर इशू। मेन बात याद रखना कि जो टाइगर वरी है, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई सुलझाने की कोशिश की थी जो कश्मीर इशू के वजह से थी। दूसरा, इनको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये कोरिया वॉर को नहीं सुलझा पाए। इंडिया पाकिस्तान को करवाने में कामयाब रहे काफ़ी टाइम के लिए, बट कोरियन वॉर को नहीं सुलझा पाए, ठीक है। बट अब ये देखो, ये दो चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। अब सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन ने वीटो पावर दिखा दी। कब? जब इनको सेकेंड टाइम के लिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन के लिए नॉमिनेट किया गया, तब सोवियत यूनियन ने अपना कह दो क्या कहते हैं वीटो पावर दिखा दी, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन सबमिट कर दी। दो चीज़ें याद रखना, बस सिर्फ दो चीज़ें, ये कि पहले ये इन्होंने सीज फायर की तरह काम किया था किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर इशू के वजह से। दूसरा कि ये कोरियन वॉर को नहीं ठीक कर पाए, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक आपका सेकंड हो गया, एक आपका थर्ड हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा है डे हैमर्सक्जोल्ड स्वीडन, ठीक है। डे हैमर्सक्जोल्ड स्वीडन के हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने रिजॉल्व किया था, ये सच का नाम लिखा हुआ है,
प्लीज़ इसको चेंज कर दो, मैं PDF करेक्ट दूंगी आपको। स्यूज़ कैनाल इशूज़, इसके बारे में फिर कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस इतना याद रखो, इन्होंने स्यूज़ कैनाल इशू को सॉल्व किया था और इट हेल्प्स इन द डीकोलोनलाइजेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो कॉलोनलिज्म ख़त्म हो रहा था उसको, अफ्रीका में जो कॉलोनलिज्म फैला हुआ था उसको ख़त्म करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कॉलोनलिज्म का ऑपोजिट डीकोलोनलिज्म, तो इन्होंने डीकोलोनलिज्म की, किसकी? अफ्रीका की। कॉलोनियल पावर से मुक्त कराया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूथ एट बर्मा। ठीक है, बर्मा को क्या बोलते हैं अब हम? म्यांमार। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किस पे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। बच्चा पार्टी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा दैट हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in the ceasefire between India and Pakistan on Kashmir issue। ऑप्शन आ जाएंगे टारगेवरी, डे हैमरसेकजोल, यूथ है और कोई और। तो आपने क्या करना है? टारगेव को टिक करना है। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि कौन से सेक्रेटरी जनरल ने कौन कौन सा काम किया। ठीक है, टारगेव ने कौन सा किया था? ये मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको। ठीक है, डे हैमरसन का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले दो है, और ये यूथ एट बर्मा ने क्या किया? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रोका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और जो ये यूथ आए थे, जो म्यांमार के बंदे थे जिन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सॉल्व किया, इन्होंने पीस मेंटेन किया। कहाँ पे? सिप्रस, अफगानिस्तान और सल्वाडोर में। पूछा जाएगा with whom efforts the peace was maintained in Cyprus, Afghanistan and Salvador। ये वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ बन सकता है। मीडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर फॉकलैंड वॉर। कि फॉकलैंड वॉर के बाद किसने, फॉकलैंड वॉर जब हुई थी, किसने ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में रिलेशन स्टेबल किए थे? वो कौन था? यही सेक्रेटरी जनरल। तीसरा, नेगोशिएटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया। ठीक है, नामीबिया, इसको इन्होंने बहुत नेगोशिएशंस किए। नामीबिया को कहते हैं इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। समझ गए? 6 सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं? बॉटन रॉचेस घैली। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अपना जो ऑपरेशन जो था कंडक्टेड सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल है। इन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन मोज़म्बिक में कैरी किया। कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा उस टाइम यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, जो उन्होंने जो कहाँ पे था? मोज़म्बिक में था। इनके अंडर, बॉटन रॉटिस घैली के अंडर, वो जो पर्टिकुलर आपका ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा। कहाँ पे? मोज़म्बिक में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लेम फॉर द UN फेलियर इन बॉस्निया, सोमालिया, रवांडा ड्यू टू सीरियस डिसएग्रीमेंट। अब देखो, मोज़म्बिक में ऑपरेशन तो सक्सेसफुली कर दिया। ठीक है, मोज़म्बिक का काम तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, बट बॉस्निया, सोमालिया और रवांडा में वो UN के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसके वजह से US को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुमने UN का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं किया, तो उनको सेकेंड टाइम के लिए इलेक्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि US ने अपनी वीटो पावर दिखा दी थी। अब 7th पढ़ो, कौन सा है? 7th है कॉफी आनन घाना। कुछ याद आ रहा है? रिफॉर्म्स इनके टाइम पे हुए थे, UN के अंदर पढ़ाया। ठीक है, हु इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स? कॉफी आनन। पहली बात, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फंड्स बनाए। ठीक है, ग्लोबल फंड्स बनाए कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेगा इस पिगी बैंक के अंदर, ताकि जो इस पिगी बैंक से जो पैसा जुड़ेगा वो एड्स को सॉल्व करने में किया जाए, TB को और मलेरिया को। समझ लो? ठीक है, नेक्स्ट, फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने US की इन्वेजन को, जो US ने इराक के अंदर इन्वेजन की थी ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये कह के कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, उस इन्वेजन को इलीगल कहा था। समझ गए? उसके बाद इन्होंने पीस बिल्डिंग, हमेशा पीस बनाने की बहुत कोशिश की काफ़ी आनंद ने। फिर उसके बाद कमीशन बनाया गया ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2005
पढ़ाया था अभी पीछे कि जब रिफॉर्म्स हुए थे, ये देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, लेट मी ब्रिंग दैट, कहाँ गया, आई एम नॉट फाइंडिंग इट, एक बारी मैं आपको बता दूंगी। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम एक बारी वो देखते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर सुना है तो आपको पता लग जाएगा कि 2005 में ह्यूमन राइट काउंसिल बना था, रिफॉर्म्स हुए थे, वो इन्हीं के कोफी अनन के अंडर बना थे, ठीक है। कोफी अनन हैड मेड दैट ह्यूमन राइट काउंसिल। उसके बाद जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, इसी अच्छे अच्छे काम के कारण इनको 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। समझ गए? काम किया 2005 में, नोबेल पीस प्राइज किया 2001 में। ऐसा क्यों? इससे पहले भी तो कुछ अच्छे अच्छे काम किए होंगे ना अपनी नेशन में, ठीक है। घाना के बंदे, घाना में कुछ ना कुछ बढ़िया काम तो किया होगा, समझ गए? तो उनको उसके लिए मिला है। अब लास्ट कौन से हैं? बैंक एंड मून, ये साउथ कोरिया के हैं। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था, किसके अंदर? ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही थी ना, इसके ऊपर बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया और फोकस किया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़े थे, ग्लोबलाइजेशन, इलीगल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बैन करना, वो सभी 4 गोल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंट किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है ना क्या होता है? ये कुछ गोल्स होते हैं, S18, S12, S13, ठीक है। ये गोल्स होते हैं, आपको इतना नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने, बैंक एंड मून ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किसमें? फॉर द क्रिएशन ऑफ UN मूवमेंट। अब UN मूवमेंट ना एक एजेंसी है, ठीक है, ऑर्गन नहीं कह रही, एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, जो क्या काम करती है? वुमेन अपलिफ्टमेंट, वुमेन की जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने में काम करती है। तो ऐसी एजेंसी किसने बनाई थी? बैंक एंड मून के अंडर बनी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्फेसिस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है उसको सॉल्व करने में, और आर्म रेस, जो ये आर्म्स नहीं, वेपन्स वाली आर्म्स को कंट्रोल करने में, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन आ जाएगा, विद हुम एफर्ट्स UN वुमेन वाज फॉर्म, आप लिखोगे बैंक एंड मून। विद हुम एफर्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिकेम मोटिव, आप लिखोगे बैंक एंड मून। बच्चे अगर आप इन सभी जनरल सेक्रेटरीज को अच्छे से कर लोगे तो एक भी वो नहीं रह जाएगा, कहते हैं ना, जैसे एक भी कह रहे हो कि आप कमी नहीं रह जाएगी, कि अगर आपको कहीं से भी CBSE क्वेश्चन पूछ रहे ना तो आप चूक नहीं पाओगे, आप आंसर डेफिनेट करोगे। इम्पॉर्टेंट है तभी मैंने आपको कराया है। अब देखो, अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके बारे में हमने बात की थी, ये देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे ये रहा WHO, ठीक है, UNHRC, उसके बाद यूनेस्को, ठीक है, उसके बाद WHO, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ना है, सभी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो बुक में है वही। ये देखो, पहली कौन सी है? पहली आपकी आती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम इसके बारे में एक बार ही देखेंगे, ओके। IMF एंड इंटरनेशनल लेवल ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। देखो IMF में ना आपकी कितनी कंट्रीज है, पहले इसको पता करना होगा। IMF में ना आपकी सबसे पहले 189 मेंबर स्टेट्स हैं। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन IMF? इस पे 189 है। पेन चेंज कर दिया, येलो आ गया, पहले रेड से थोड़ा बोर हो गई थी, सॉरी ब्लू से। 189 है, बुक्स में ना 180 लिखा हुआ है, उसको चेंज कर दो, 180 की जगह 189 मेंबर्स कर दो, ठीक है। IMF में पहली बात 189 मेंबर्स हैं।
इन 189 मेंबर्स में से ना G8 मेंबर्स, G8 क्या है, G8 एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये G8 मेंबर्स है ना, ये ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा इनको कह लो इनको ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं IMF में, ठीक है। अब G8 की बजाय G7 हो गए क्योंकि रशिया को उसमें से बाहर कर दिया गया ड्यू टू इट्स फॉल्टी एक्टिविटीज़ विद यूक्रेन, ठीक है। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो IMF में टोटल 189 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन 189 मेंबर्स में से जो G7 कंट्रीज़ है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, कौन सा ग्रुप है, एक आपका US है, एक आपका जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, UK है, इटली है, कनाडा है, ठीक है, और रशिया। अब रशिया निकल गया बाहर, ठीक है। इनकी जो पोजीशंस जो है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसके अंदर, IMF के अंदर। अब IMF के अंदर पैसा आता क्या है, ये कैसे आता है, ये 189 कंट्रीज़ है ना, ये IMF के अंदर पैसा डालती हैं, और यही 189 कंट्रीज़ जो है ना, IMF से पैसा उधार देती है, ठीक है। जैसे बैंक में आप ही का ही पैसा होता है ना, और आप ही के ही पैसा से लोगों को उधार दिया जाता है, पता है ना, CRR SLR, आप इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता होगा, जो नॉर्मल नहीं पढ़ता, जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, वो सिर्फ इतना याद रखें कि यही 189 कंट्रीज़ जो हैं IMF पे पैसा डालती हैं, और यही 189 कंट्रीज़ IMF से पैसा लेती हैं लोन के तहत में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा IMF पे पैसा डालती हैं ना, वो कौन सी है, US है। 16 जो US है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है IMF में, और जो कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, सबसे ज़्यादा पैसा देगी IMF में, उसके सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, किस पे, IMF के अंदर, कि किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं, ठीक है। तो US का ना अकेला 16.75% वोटिंग राइट्स हैं, समझ लो, समझ गए। IMF में कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं, इनमें से जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली और कनाडा। पहले रशिया भी था, अब रशिया को काट दिया है। यही जो कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा पावर्स एंजॉय करती हैं, ज़्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय करती है IMF में। चाइना को भी काट दो, जो लिखा हुआ है, बुक पुरानी है जिसके कारण थोड़ी गड़बड़ा, सऊदी अरेबिया को, ठीक है। और US 16.75% वोटिंग राइट्स एंजॉय करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट IMF में कौन करता है, US। एक बात को और बच्चे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन डाल देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, कौन सी G7 कंट्रीज़ हैं, इसमें 1 मार्कर में ऐसा डर जाएगा। तो कौन सी है, US है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, UK है, इटली है, कनाडा है और रशिया है, कनाडा है। अब कौन सी थे कि विच ऑफ द कंट्री वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम, किस में से, फ्रॉम G8 ग्रुप एंड हैड बिकम G7, कौन सी कंट्री को G8 से बाहर निकाला गया था और फिर वो G7 बन गया था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 बन गया। एक को निकालोगे, 8 में से एक गए, 7 हो गया ना, तो कौन सी थी, वो रशिया थी। क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना था, 1944 में बना था। ये क्या करता है, ये पैसा देता है किसके लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, गवर्नेंस और वगैरह वगैरह। अगर आपको अपने कंट्री में कैनाल बनाना है, या आपको अपने कंट्री में डैम बनाना है, या आपको अपने कंट्री में हाईवे, ठीक है, फ्लाईओवर बनाना है, तो उसके लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किसके पास जाओगे, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओगे। अगर आपको अपने रूरल डेवलपमेंट करना है, पिछड़े हुए इलाके का डेवलपमेंट करना है, तो किसके पास जाओगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो और डेवलपमेंट कर दो। मतलब कि, और ये खास करके ये लोन्स किसको देता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि जाओ बच्चे मेरे प्यारे डेवलपिंग कंट्रीज़, तुम ये पैसा पकड़ो और तुम इन्वेस्ट करो एग्रीकल्चर में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, गवर्नेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या वो फ्री में पैसे देते हैं, नहीं, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, समझ गए। सी पॉइंट को छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, जो मना करी ना वो मना हो जाओ, ठीक है। उसके बाद WTO देखो, WTO क्या है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब WTO को समझने से पहले एक चीज़ समझो, WTO से पहले ना गैट आया था, क्या था, WTO से पहले गैट आया था।
अब एक बात याद रखना कि जो आपका IMF है और WTO है, जो IMF जो आपका IMF था ना, वो कैसे बना था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। गैट क्या था, WTO क्या था, भूल जाओ। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ। कौन सा? ब्रेटन वुड, BRETTON। बुक में नहीं है, ध्यान से सुनना, नोट्स में भी नहीं है, तो लिखते जाओ इसको। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस से दो चीज़ें बनी, एक आपका बना WTO और एक आपका बना WTO नहीं, एक बना आपका, देखो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, BRETTON। इससे आपका क्या बना? एक आपका बना IMF, दूसरा क्या बना था आपका? दूसरा आपका बना था IBRD। क्या बना था? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लिख लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्या हुआ? लोग IMF से सेटिस्फाइड थे, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज करती हूँ। लोग IMF से सेटिस्फाइड थे, ठीक है, बट IBRD से नहीं। उनका कहना ये था कि IMF और जो IBRD है ना, वो इनफ नहीं है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था? ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आपसे पहले IMF आया और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आया। कंट्रीज़ को लगा ये इनफ नहीं है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन को और बनाया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये हुआ। अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी सफिशेंट नहीं था। इसके अंदर कुछ 53 से 54 कंट्रीज थी, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूँ। 53 से 54 कंट्रीज थी और इसमें से सबसे पावरफुल कंट्री USA ने, ठीक है, साइन करने से मना कर दिया। USA ने कहा वो ITO को साइन नहीं करेगा, वो ITO एक्सेप्ट नहीं करता। अब USA एक सुपर पावर है, तो ठीक है, और ऊपर से USA एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो ये चीज़ ITO सफल नहीं हुई, ITO इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी USA की वीटो पावर के वजह से। तो उन्होंने क्या कहा, ITO नहीं है, US कह रहा है ITO नहीं बनेगा, ITO की जगह हम एक और चीज़ बनाएंगे। वो क्या था? वो था गैट। क्या था? गैट। अब गैट का मेन काम क्या था? गैट के बारे में आप पढ़ोगे, इसके अंदर ये देखो लिखा हुआ है गैट। गैट की फुल फॉर्म क्या है? लिखी हुई है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब ये क्या था? गैट का मेन काम क्या था? जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप गुड्स कराते हो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, इतने हाई रेट के जो टैक्सेस लगते हैं, तभी कहते हैं ना बाहर से जो चीज़ आती है महंगी होती है। महंगी क्यों बन जाती है? टैक्स लगा के। तो वो जो टैरिफ है, वो टैक्सेस है, वो तुम कम कर दोगे। गैट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। बट कहीं ना कहीं गैट जो था ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में सफल नहीं रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि गैट एक ऑर्गेनाइजेशन ही थी बच्चा, गैट एक एग्रीमेंट था। ये देखो पढ़ा है ना, जनरल एग्रीमेंट है, इसके फुल फॉर्म में ही पता लग रहा है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट था ट्रेड एंड टैरिफ पे, वो सफिशिएंट नहीं था हमारे लिए। हमको एक रेप्यूटेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो इसको हटाकर क्या आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, कितना टैरिफ लगेगा, कैसे करेंगे वो सब। और कितनी मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर? 157 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक पावर जैसे कि US, EU एंड जापान हैव मैनेज्ड टू यूज द WTO टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे इतनी मेजर पावर्स है ना, जो सबसे बड़ी पावर्स हैं, कौन कौन सी? आपकी US, EU और जापान, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? इन्होंने कन्विंस किया है WTO को कि तुम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जो हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स है ना, US, यूरोपियन यूनियन, जापान। यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, आगे पढ़ोगे, ठीक है। इसके इंटरेस्ट को, हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करे, तुम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे। तो कई बारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने रौला डाला है, उन्होंने रोए हैं। कि वो किस बात को देके रोए हैं? इसी बात को देके रोए हैं कि WTO इज़ नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस कीपिंग इन द माइंड द इंटरेस्ट ऑफ EU, जापान,
USA and many other Western countries. So it is considered as non-transparent organization. समझ लो. अब नेक्स्ट है IAEA. अब ये IAEA क्या है, अब हम ये देखेंगे. ठीक है, एक मिनट. IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म. अब ये क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था ताकि वो US प्रेसिडेंट ड्वाइट एस्वॉहर, ठीक है, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, एटॉमिक फॉर पीस प्रपोजल, इसको इम्प्लीमेंट कर सके. इसका मतलब क्या है एटॉमिक फॉर पीस प्रपोजल? वो ये कह रहे हैं कि आपको जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए, वॉर के लिए नहीं. याद रखना बच्चे, न्यूक्लियर एनर्जी का अकेला यूज़ वॉर के लिए नहीं है. इट कैन बी, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज टू सेट अप वेरियस न्यूक्लियर अदर थिंग्स. ठीक है, इसके और भी फ़ायदे होते हैं. तो उन्होंने बोला कि आपको जो ये न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी है ये पीस के लिए यूज़ करो. ठीक है, बाकी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करो, एक दूसरे को तबाह करने के लिए नहीं यूज़ करना. ये ऐसा प्रोजेक्ट था, किसका था? ड्वाइट एसिनोवर का, जो US के प्रेसिडेंट थे. ठीक है, इट सीक्स टू प्रमोट. अब IAEA का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ, आपने पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करनी है, अच्छे तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना है. ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए उसका यूज़ नहीं करना, क्रॉस कर दिया था ये. ठीक है, उसके बाद और IAEA की टीम जो है ना वो रेगुलरली आती है और इंस्पेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड में. क्यों इंस्पेक्शन करती है? ताकि वो ये चीज़ इंश्योर कर सकें कहीं आप न्यूक्लियर एनर्जी जो है सिविलियंस को हार्म करने के लिए तो नहीं कर दें, ये आप मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं कर दें, इसीलिए ये इन्वेस्ट करती है. एंड रिमेंबर दैट इंडिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ IAEA. समझ लो. उसके बाद देखो, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एन NGO, इट इज़ एन NGO टू कंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपेन करती है, किसके लिए? जो लड़ती है किसके लिए? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, जितने भी ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है उनको प्रोटेक्ट करने में. ठीक है, इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस द रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट टू रिसर्च एंड एडवोकेट ह्यूमन राइट्स. ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है, रिसर्च करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा. ठीक है, गवर्नमेंट आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स सिंस अ मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. कई बार कह रहे हो गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट खुश नहीं होती इन रिपोर्ट से, क्योंकि ये कई बार गलत इन्फॉर्मेशन छाप देती है. ठीक है, कि ये फला फला कंट्री फला फला राइट्स को, फला फला कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कई बार सच भी नहीं होता. ठीक है, तो इट पोर्ट्रेज अ बैड इंप्रेशन ऑन द कंट्रीज रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन. गॉट माई पॉइंट. उसके बाद देखो आखिरी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट वॉच. ये एक अनदर क्या कहते हैं, एक दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन NGO. जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO था, वैसे ये भी NGO है जो क्या करता है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन US. सबसे बड़ी, एक मिनट, सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है US में जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करती है. एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन राइट इज द ह्यूमन राइट वॉच, नॉट द एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? ह्यूमन राइट वॉच. इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस. ये मीडिया की अटेंशन लेके आती है उन कंट्रीज़ के ऊपर जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा था. ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक द कंपेनियंस टू बैन लैंड माइन्स, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर एंड टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट.
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो कोलिशंस पे काम करती है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं या बहुत सारे लोग जो है कोलिशन में काम करते हैं ताकि वो जो चाइल्ड सोल्जर का यूज़ किया जाता है ना, जो सोल्जर, छोटे बच्चों को सोल्जर बना के बॉर्डर पे या कहीं पे भी खड़ाया जाता है वॉर करने के लिए, इस चीज़ को बैन करने के लिए। ऑफ कोर्स यार, नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे के खेलने कूदने की उम्र है और तुम उसको सोल्जर बना के बॉर्डर पे खड़ा रहे हो, यार रहू रूहान बच्चे का कर रहे हो तुम बच्चे के राइट्स वायलेट कर रहे हो, ठीक है। और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनवाया इस चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में, ह्यूमन राइट वॉच ने हेल्प की। सो हेयर द चैप्टर कम्स टू एन एंड। अब जो एडेड टॉपिक्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम PDF करेक्ट करके दूंगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ना भाई। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जनरल सेक्रेटरीज इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जाएगा, MCQs हैं, एक एक NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं पढ़ के जाओगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ोगे, मुझे मत ब्लेम करना कि मैम पेपर नहीं आता था। तुमको नहीं आया बिकॉज तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने हर एक टॉपिक को कवर कराया। गॉट माय पॉइंट। आज क्विज लोड हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, वो चेक करो। इसके PDF कल लोड होगी, आज नहीं होगी, PDF कल लोड होगी, ठीक है। और सेकंड चैप्टर के MCQs भी लोड हो जाएंगे आज, थर्ड के कल होंगे, इसके कल होंगे। आज देखो सेकंड चैप्टर का आपके MCQs लोड हो जाएंगे और साथ में क्विज होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, क्विज होगा इसी चैप्टर का, जितना मैंने पढ़ाया है उतना। और एक क्विज और होगा चैप्टर नंबर 2 का, वो भी आज ही होगा, सब आज होगा। सो बी प्रिपेयर्ड। 8 बजे तक क्विज लॉन्च हो जाएगा। ओके बाय।